स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने क्लास 10th के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के पहले पार्ट को कंप्लीट करा था। आज हम लोग सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट को जाकर पूरी तरीके से देख लें, समझ लें और उसके नोट्स बना लें। उसके बाद ही आप आकर सेकंड पार्ट को पढ़ें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपको पहले पार्ट या सेकंड पार्ट या XYZ किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी इश्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके उत्तर ज़रूर दूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा मिरर को पढ़ रखा था और मिरर में हम लोगों ने मिरर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया था। पहला था बेटा प्लेन मिरर और दूसरा था स्फेरिकल मिरर। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिरर क्या होता है। तो मिरर इन विच इज मेड ऑफ फ्रॉम अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड द मिरर। बेटा एक होलो स्फीयर होता है। स्फीयर का मतलब होता है सर्कल। ऐसा सर्कल जो खोखला है, जिसके अंदर कोई भी सॉलिडनेस नहीं है, ऐसे सर्कल को बेटा हम लोग होलो सर्कल कहते हैं। तो बेटा अ मिरर विच इज मेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। एक होलो स्फीयर से बेटा एक छोटे से पार्ट को निकाल लिया जाता है कट कर कर, तो वैसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। The reflecting surface of the mirror is curved inward or outward, then the mirror is called spherical mirror. जो hollow surface से हम लोगों ने पार्ट को कट किया है, या तो वो इनवर्ड पॉलिश्ड होगा या तो आउटवर्ड पॉलिश्ड होगा। मतलब या तो उसका भीतरी पार्ट है, इनर पार्ट है, उसको पॉलिश कर दिया जाएगा, या तो आउटर पार्ट को बेटा पॉलिश कर दिया जाएगा। तो बेटा ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। जो स्फेरिकल मिरर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज एज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को बेटा कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। इस पार्ट में केवल हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट और कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा बेटा, उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे और उसके बाद जो अगला आएगा उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जेंट मिरर होता क्या है। कन्वर्जेंट का मतलब बेटा होता है जो लाइट की सभी रेस को एक पॉइंट पर लाकर कलेक्ट कर दे, ऐसे मिरर को कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सभी रेज एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी, तो ऐसा मिरर जो इन सभी रेज को एक पॉइंट पर मिलाने का काम करता है, कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जेंट मिरर कहलाता है। लिखा है बेटा द स्फेरिकल मिरर विथ द इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये मिरर बन कैसे रहा है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये एक हॉलो स्फेयर ले लिया है हम लोगों ने और इस हॉलो स्फेयर से थोड़े से पार्ट को हम लोगों ने कट कर लिया है और कट करने के बाद जो इसका आउटर पार्ट है, इसे हम लोगों ने पॉलिश कर दिया है। अब जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, जिस पार्ट को पॉलिश किया जाता है उसका अपोजिट पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करने लगता है। तो अगर इसके आउटर पार्ट को पॉलिश कर दिया है तो इसका जो इनर पार्ट है वो रिफ्लेक्शन का काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करने वाला है। तो ये जो हॉलो स्फीयर था, इससे थोड़े से पार्ट को कट कर लिया और कट करने से जो मिरर बन गया, उस मिरर का नाम क्या हो गया बेटा? कॉनकेव मिरर। ये जो मिरर है ये लाइट की रेस को एक पॉइंट पर लाकर कलेक्ट कर देता है। इस वजह से इस मिरर को कन्वर्जेंट मिरर के नाम से भी जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कहां पर किन किन पॉइंट्स को किन किन नेम से जाना जाता है उनको पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये एक मिरर है जिसे M1 एंड M2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोल कहते हैं। जैसा आपको पता है कि ये जो मिरर है, इस मिरर को एक स्फीयर से निकाला गया है। स्फीयर का मतलब सर्कल। तो जो सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है
उसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पोल और सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है उसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे फोकस कहते हैं। इस पी को पोल के नाम से इंडिकेट किया गया है। कैपिटल सी जो कि सेंटर था स्फेरिकल पार्ट का, उसे हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई अगर हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है, उस लाइन को हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से डिनोट करा है। पोल और फोकस इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ कहा जाता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बेटा कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये सारी आइडेंटिफिकेशन थी कॉनकेव मिरर की। सबसे पहला पॉइंट है पोल। तो पोल क्या होता है बेटा? तो लिखा है इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है जिसे हम लोगों ने M1 M2 के नाम से रिप्रेजेंट करा, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। इस पोल को P से डिनोट किया जाता है। अगला है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फेयर फॉर्म्ड बाय the reflecting part of the spherical mirror is called the center of curvature। ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। इस सर्कल के छोटे से पार्ट को हम लोगों ने कट करा और उसी पार्ट को हम लोगों ने M1 M2 के नाम से रिप्रेजेंट करा, जिसे हम लोगों ने मिरर कहा। इस सर्कल का जो सेंटर है उसे C से रिप्रेजेंट करा और यही सेंटर इस आर्क का भी होगा जिसे हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से निकाला है। इस वजह से इसे सी से रिप्रेजेंट करा गया, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से हम लोगों ने जाना। इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल सी। अगला है द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया। ये क्या है? ये स्फीयर था। स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने कट करा। इस पार्ट को हम लोगों ने मिरर कह दिया, M1 एंड M2। इस मिरर का जो सेंटर है, जो कि स्फेरिकल का भी सेंटर है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से रिप्रेजेंट कर दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कही गई, इसे कैपिटल आर से क्या किया गया बेटा? रिप्रेजेंट किया गया। अब अगला देखने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the spherical mirror. This is normal to the mirror at its pole। यानी कि क्या लिखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल को मिलाती हुई एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। उस लाइन को हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया, जो कि मिरर पर जाकर नॉर्मल यानी 90 डिग्री का काम करती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो मिरर पर। अगला है बेटा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम लोगों ने फोकस भी कहा था। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट हम लोगों ने डिनोट करा था जिसे कैपिटल एफ कहा था, उसे हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस कहा। ये क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पी और सी का जो मिड पॉइंट होता है उसे कैपिटल एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस के नाम से जाना जाता है। यह है क्या? द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल to the principal axis after reflection appear to converge to a common point on the principal axis, and this point is called the principal focus of the concave mirror। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस यानी कैपिटल एफ कहते हैं, और इसे डिनोट भी किससे किया जाता है बेटा? कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। अगला है फोकल लेंथ। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस
of the concave mirror is known as focal length and it is represented by small f। यानी कि फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल सरफेस से जो छोटा सा पार्ट कट किया गया था उस पार्ट के डायमीटर को हम लोग क्या करते हैं? अपर्चर कहते हैं। चलिए एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा मिरर। मिरर जनरली टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है कॉनकेव, जिसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्वेक्स, जिसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग पहले मिरर को पढ़ने वाले हैं। तो मिरर आता कहाँ से? एक हॉलो स्फेयर होता है, उससे छोटे से पार्ट को कट कर लिया जाता है और कट करने के बाद जो पार्ट बनता है उसे हम लोग मिरर कहते हैं, जिसे एम डैश से हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो स्फेयर था इसका जो सेंटर होता है उसे सी से रिप्रेजेंट करा, तो इस पार्ट का भी सेंटर सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से हम लोग जानते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, जो मिरर का मिड पॉइंट होगा, इसे हम लोग पोल कहेंगे और पोल को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो मिड पॉइंट होगा उसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे फोकस या प्रिंसिपल फोकस के नाम से हम लोग जानते हैं। सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ यानी कि फोकस और पोल को मिलाती हुई एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ के नाम से हम लोग जानेंगे। पी और एफ के बीच की डिस्टेंस एफ होगी, तो वही एफ और सी के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा? एफ होगी, क्योंकि इसे ही हम लोग पी एफ और सी एफ के इक्वल इस वजह से कह पा रहे हैं क्योंकि ये सी और एफ का मिड पॉइंट है, यानी कि पी से एफ की डिस्टेंस और एफ से सी की डिस्टेंस दोनों ही क्या होंगी बेटा? बराबर होंगी। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आपको मिरर दिख रहा है एम डैश, इस मिरर का जो डायमीटर होगा उस डायमीटर को हम लोग अपर्चर कहेंगे। जैसा कि आपको ये लिखा दिख रहा होगा, ये पूरी लाइन जो ड्रॉ करी है इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपर्चर। तो ये थे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट जो कि आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं लॉज फॉर फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म होती है इमेज कॉनकेव मिरर में। अभी तो हम लोग कॉनकेव मिरर को ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है चलिए देखते हैं। लिखा है when ray of light traveling parallel to the principal axis of a concave mirror after reflection passes through the principal focus of the mirror। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस मिरर को हम लोगों ने एम डैश के नाम से रिप्रेजेंट करा और ये वाली जो एक्सिस है इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस पॉइंट को कैपिटल सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इस पॉइंट को कैपिटल एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस या फोकस के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला लॉ क्या कहता है इमेज फॉर्मेशन का कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइट की रे आएगी तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर जाएगी। तो ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट की रे आई जो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गई। चाहे आप अपवर्ड लाइट की रे भेजें और चाहे डाउनवर्ड भेजें, दोनों लाइट की जो रे हैं वो फोकस से ही होकर पास होंगी। तो पहला रूल हम लोगों ने क्या देखा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे फोकस से होकर गुजरती है। अगला रूल क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट विच फर्स्ट passes through the principal focus after reflection will travel parallel to the principal axis of the concave mirror। यानी क्या कहता है
कि फोकस से यदि कोई लाइट की रे पास हुई है तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगला रूल ये कहता है अगर आप नीचे से लाइट की रे को भेजेंगे फोकस से तब भी ये मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। तो पहला रूल देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। सेकंड रूल हम लोगों ने क्या देखा, यदि कोई लाइट की रे फोकस से होकर पास हो रही है तो मिरर से टकराने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगला तीसरा रूल क्या कहता है, आ रे ऑफ लाइट विच फर्स्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल सी। ये कैपिटल सी क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्सिंग will return to its path it's because the ray strike the mirror surface at right angle। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई लाइट की रे पास हुई है तो मिरर से टकराने के बाद वो अपने पाथ पर पुनः लौट जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। इसका एकमात्र रीजन है कि जो लाइट की रे आ रही है ये नॉर्मल की तरीके बिहेव कर रही है और जो नॉर्मल होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि यदि कोई लाइट की रे 90 से आई है तो 90 पर वापस लौट जाएगी, 90 पर आई है और 90 पर ही वापस लौट जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये तीन रूल हम लोगों ने देखे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वो तीन रूल कौन कौन से थे। ये सबसे पहला रूल हम लोग देखने वाले हैं, यदि कोई लाइट की रे, सबसे पहले मिरर को ड्रॉ करेंगे जिसे एम एम डैश, आपका जो मन हो इसे नेमिंग कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि एम एम डैश से ही आप रिप्रेजेंट करें। तो जो मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल कह दिया, पोल कह दिया। और बेटा ये जो मिरर है उसका जो सेंटर है उसे सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दिया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसे एफ यानी फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। पहला नियम, पहला रूल क्या कहता है, यदि लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम कहता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मिरर आपको दिख रहा है ये कॉनकेव मिरर है बेटा। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। दूसरे लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, फिर से एक बार वही सेम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये मिरर हो गया और मिरर का आउटर मोस्ट सरफेस पॉलिश्ड है जिसे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर कह दिया। ये फोकस हो गया, मिरर का मिड पॉइंट पोल हो गया और ये जो मिरर का जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दिया। तो दूसरा लॉ क्या कहता है, यदि कोई लाइट की रे फोकस से पास हुई है तो मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो ये जो आपको एक्सिस दिख रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करी थी, इसे ही हम लोगों ने क्या कहा था, प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया था। आइए देखते हैं तीसरा लॉ क्या कहता है। तीसरा लॉ क्या कहता है, तीसरा लॉ कहता है कि यदि हम किसी लाइट की रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट की रे मिरर पे जब स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद अपने पाथ पर वैसे ही रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट की रे है ये लाइट की रे इस मिरर पर जाकर नॉर्मल का काम करती है यानी परपेंडिकुलर होती है। ये कैसे, आइए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर। इसका जो सेंटर पॉइंट है ये सी है। यदि हम इस सी से एक लाइन को ड्रॉ करें तो ये जो लाइन है ये मिरर के इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर का काम करेगी। जैसा कि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि यदि किसी सर्कल को मिलाती हुई लाइन खींचे तो उसे टेंजेंट कहते हैं, जो सर्कल को एक पॉइंट पर कट करती है। और अगर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करें जो उस टेंजेंट को टच कर रहा होगा तो वो 90 डिग्री पर होगा यानी नॉर्मल पर होगा। तो यहीं से अगर हम इस मिरर के पार्ट को कट कर लें
तो ध्यान से देखिए, अगर सेंटर से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट की रे मिरर के सरफेस पर गिरेगी आकर, इस मिरर के सरफेस पर गिरेगी आकर, तो वहां पर कितने डिग्री पर होगी? 90 डिग्री पर होगी। तो इसके रिटर्न बैंक होने की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट की रे आती है, परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल की तरीके बिहेव करती है। कहां पर बेटा? मिरर पर। इस वजह से ये सेम डायरेक्शन में रिटर्न बैक हो जाती है। ये 3 लॉ पढ़े थे हम लोगों ने, लॉ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आगे देखते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ को हम लोगों ने स्मॉल f से रिप्रेजेंट करा था और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोगों ने कैपिटल R से रिप्रेजेंट करा था। याद करिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर कहकर रिप्रेजेंट करा था। आज हम लोग इसी के डेरिवेशन को सीखने वाले हैं कि कैसे ये फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक मिरर को ड्रॉ करेंगे जिसे हम लोग एम डैश के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इस मिरर में सबसे पहले हम लोग पोल को इंडिकेट करेंगे, पोल के बाद फोकस को रिप्रेजेंट करवाएंगे और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इसके बाद एक लाइट की रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि कहां से होकर जाएगी बेटा? फोकस से होकर जाएगी। अगर हम इस पॉइंट को सी डिनोट कर दें, सी नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही सी हम लोग डिनोट कर चुके हैं, इसे हम लोग ए से डिनोट करे दे रहे हैं। तो ये जो पैरेलल लाइट की रे आई है, ये मिरर को ए पॉइंट पर कट करेगी। एक इमेजिनरी लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, ए को सी से मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, तो ध्यान से देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई लाइन पास होगी और पास होने के बाद मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो वो 90 डिग्री पर होगी और नॉर्मल की तरीके बिहेव करेगी। तो ये नॉर्मल की तरीके आपको लाइन एसी बिहेव करती हुई दिख रही होगी। तो ये जो लाइट की रे आई है इसे इंसिडेंट रे कहेंगे, जो नॉर्मल के साथ एंगल आई को बनाएगी। जो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर गई है, इसे हम लोग एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्शन एंगल है, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। तो ध्यान से देखिए, एक ये पैरेलल लाइन है और बेटा दूसरी आपको पैरेलल लाइन ये दिख रही होगी। दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को यदि क्रॉस करती हुई एक लाइन को ड्रॉ करती हैं, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है और इस प्रॉपर्टी को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रूवमेंट को करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बेटा आया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आया है, जिसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर हम इस वाले एंगल को एंगल 1 डिनोट कर लें, तो ये जो एंगल आई है और एंगल आर ये आपस में बराबर होंगे। और एंगल आई और एंगल 1, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 1, ऐसा क्यों हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को किसी अदर लाइन के द्वारा क्रॉस करवाती हैं, तो उनके द्वारा बनने वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। अगर आपको ना याद हो तो ध्यान से देखिए, ये कुछ जेड को फॉर्म कर रहा है। तो जेड को जब कोई भी फिगर फॉर्म करता है तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल आई लिखा हुआ था और एंगल 1। तो जैसे ही जेड कहीं पर भी आपको बनता दिख जाए बेटा, समझ जाना ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसे कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट लेट कर दें और इस इक्वेशन को सेकंड लेट कर दें, तो देखिए LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे? एंगल R इज इक्वल टू एंगल फर्स्ट। यानी कि ये एंगल R और ये एंगल फर्स्ट, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं और आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा ACF, ट्रायंगल ACF। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग बेटा देखें तो पहला एंगल R इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल R इज इक्वल टू एंगल 1, जैसा कि हम लोग यहाँ पर डिनोट ही कर चुके हैं। और आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगी, यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड भी क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगी। तो ध्यान से देखिए, एंगल 1 के सामने की जो साइड है वो AF है
क्या है बेटा, ए एफ। एंगल 1 के जो सामने की साइड है वो ए एफ है, और एंगल आर के जो सामने की साइड है वो सी एफ है। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन हम लोग को मिल गया कि जो सी एफ है और जो ए एफ है ये दोनों इक्वल हैं। अब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर इंडिकेट कर दी है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में। तो ये एंगल सी, एंगल हम लोगों ने इक्वल कराकर सी एफ और ए एफ को इक्वल करा लिया। चलिए बचा हुआ बेटा यहाँ पर देख लेते हैं, फिर अभी इसे रिकॉल करा देंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये मिरर हम लोगों ने जो लिया है इसका जो अपार्चर है ये काफी बड़ा है। अगर इसके अपार्चर को छोटा कर दें, जैसा कि आपको ये से फॉर एग्जांपल ये एक मिरर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इसको इतना बड़ा मिरर लिया है तो ये जो रे है इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये आपको बहुत बड़ी होती दिख रही है, लेकिन अगर मिरर छोटा ले लें तो ये ध्यान से देखिए ये पास होता चला जाएगा, ये उसके और पास होता चला जाएगा। यहाँ से एक लाइट की रे आएगी, ध्यान से देखिए पहले कितनी डिस्टेंस पर था और ये डिस्टेंस कम होती गई। तो जैसे जैसे हम लोग इसके साइज को छोटा करते जाएंगे ये वाली डिस्टेंस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये ए एफ और ये जो पी एफ है ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगी अगर हम लोग अपार्चर यानी जो साइज है मिरर का उसको और छोटा कर दें। तो हम लोगों ने बहुत छोटा कर दिया है, तो ए एफ इज इक्वल टू पी एफ हम लोगों ने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी हुई है ए एफ बराबर सी एफ, तो ए एफ की जगह हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सी एफ। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई है, सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। अब ध्यान से देखिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बेटा पीसी कह सकते हैं। तो पीसी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ। पी एफ और प्लस का क्या हो गया, सी एफ। जो पी और सी यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की डिस्टेंस है इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, यानी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो पी एफ की डिस्टेंस है, जो पी एफ की डिस्टेंस है वही आपको क्या दिख रही है, सी और एफ के बीच की डिस्टेंस दिख रही है। तो पी और एफ के बीच की डिस्टेंस क्या फोकल लेंथ होती है, तो इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करा। जो सी एफ है, जो सी एफ है वही किसके बराबर है, पी एफ के बराबर। तो पी एफ को किससे रिप्रेजेंट करा है बेटा, एफ से। तो ध्यान से देखें आर इज इक्वल टू 2f आ गया, और यहीं से एफ की वैल्यू आ गई आर डिवाइड बाई 2। यही रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी पी और एफ के बीच में, सॉरी आर और एफ के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन जरूर समझ में आया होगा, छोटा सा डेरिवेशन था। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी कैपिटल आर यानी फोकल लेंथ एफ, तो जो एफ है फोकल लेंथ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी आर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में होने वाली इमेज फॉर्मेशंस को पढ़ने वाले 6 टाइप्स की इमेज बनेंगी, और इन सभी 6 टाइप्स की इमेज में कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा प्लेस किया जाएगा, कहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्म हो रही है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें हम लोगों को 3 चीजों को ध्यान से देखना होगा। पहला तो हम लोग देखेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, कहां पर फॉर्म होगी। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं बेटा साइज, एंड थर्ड वन इज नोन एज नेचर। नेचर कैसा होगा इमेज का। नेचर के बारे में एक चीज याद रखेंगे आप लोग, ये कॉनकेव मिरर है, आपको पता है कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के इस डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन से रेज आएंगी अगर उस डायरेक्शन में ही इमेज फॉर्म होगी तो हमेशा याद रखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। जिस डायरेक्शन से रेज आएंगी अगर उसी साइड
उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म होती दिख रही है, वो जो इमेज होगी वो हमेशा बेटा कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो जो लाइट की रेज है बहुत दूर से ट्रेवल करती हुई आ रही होंगी, और आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट की रे आती है वो मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो ध्यान से देखिए फोकस से होती हुई जाती दिख रही है। जब दो लाइट की रे जिस जगह पर मीट करेंगी वहीं पर हमारा क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ध्यान से देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट की रे आई वो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर गई, तो जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो कहां पर होगा, फोकस। तो लिखा था व्हेन द ऑब्जेक्ट एज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इंफिनिटी की वजह से जो लाइट की रे है बहुत दूर से ट्रेवल करती हुई आ रही थी। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है, जो इमेज की जगह है जहां पर बन रही है, तो लिखेंगे हम लोग एट एफ। एफ का मतलब क्या होता है, फोकस पर बनेगी जो इमेज है। इमेज का जो साइज है बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है, इसे हम लोग पॉइंट साइज कह सकते हैं, पॉइंट साइज कह सकते हैं, या फिर हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं, बहुत छोटा कह सकते हैं हम लोग, या फिर तीसरा इसे सबसे छोटे बिंदु के आकार का भी कहा जा सकता है, यानी पॉइंट साइज। फिर अगर नेचर की बात करें तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि जिस साइड से लाइट की रे आएंगी अगर उस साइड ही इमेज फॉर्म होगी तो हमेशा नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ये नेचर होगा। तो हम लोगों ने पहला देखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो दो लाइट की रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से होकर गई, और फोकस से जब ये पास हुई तो ये दोनों लाइट की रे फोकस पर मीट करी, और फोकस पर जैसे ही मीट करी तो लाइट की दो रे जहां पर मीट करेंगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगी। तो लिखा है पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस। साइज की अगर बात करें तो पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। और तीसरा अगर हम लोग नेचर की बात करें तो जो इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगला देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया तो जैसे ही आपको पता है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसे हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करे दे रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट करे दे रहे हैं, या फिर अगर आपको और सरल भाषा में करना है तो ए बी से रिप्रेजेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, नेमिंग आपके हाथ में है, जो मनाए करें, बस आपको बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे आएगी वो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरी अगर हम लोग लाइट की रे भेजें तो ये फोकस से भेजेंगे, जैसे ही हम लोग लाइट की रे को फोकस से भेजेंगे ये स्ट्राइक करने के बाद, ये मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और जैसे ही पैरेलल होगी ये मीट कर जाएगी। यहाँ पर दो लाइट की रे जहां पर मीट करती हैं वहीं पर हम लोगों को क्या बनता हुआ दिखता है, इमेज बनता हुआ दिखता है। अब फिर वही तीन चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ इमेज, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं आप समझ जाएंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो ध्यान से देखिए ये पोजीशन ऑफ द इमेज, यहाँ पर मिड पॉइंट आ रहा है एफ और सी के बीच में, तो लिखेंगे बिटवीन एफ एंड सी। एफ का मतलब फोकस एंड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। अगर हम लोग दूसरा देखें कि इसका साइज क्या है, दूसरे पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे साइज। तो साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। ध्यान से आपको दिख भी रहा होगा, इसके साइज और इसके साइज में कंपैरिजन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे अगर नेचर की बात करें तो जिस डायरेक्शन से लाइट की रे आ रही है उसी डायरेक्शन पर ये इमेज फॉर्म हो रही है, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब आपने पढ़ा था रियल इमेज को जो स्क्रीन्स हैं उन पे देखा जा सकता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का हेड है वो ऊपर है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का हेड है वो डाउनवर्ड है यानी नीचे है,
तो उल्टी इमेज बनेगी लेकिन रियल होगी। कैसी होगी बेटा? रियल होगी। तो हम लोगों ने दूसरा देखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे जो बनने वाली इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनेगी, और जो इसका साइज होगा वो साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। नेचर की बात करें तो नेचर आप लोग हमेशा याद रखना, जिस साइड से लाइट की रे आ रही होंगी, अगर उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हो रही है, सेम डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हो रही है, तो जो बनने वाली इमेज का नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, सी पर हो। तो हम लोग तीसरा ऑब्जेक्ट रख रहे हैं सी पर। ये सी पर जैसे ही ऑब्जेक्ट को रखा, एक लाइट की रे भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ही लाइट की रे स्ट्राइक करी ये फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट की रे फोकस से भेजी, और फोकस से जो लाइट की रे पास होगी वो टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी? वो स्ट्राइक करने के बाद होकर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ध्यान से देखिए, जो दोनों लाइट की रे हैं ये मीट कर रही, थोड़ा डायग्राम तिरछा बन गया है। चलिए दोबारा फिर से बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला हम लोगों ने जो लाइट की रे भेजी थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी थी, जो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर गई। दूसरी जो फोकस से हमने लाइट की रे भेजी, ये स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अब जैसे ही पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जहां पर ये दोनों लाइट की रे मीट करेंगी, उस जगह पर ही आपको क्या बनती हुई दिखेगी बेटा? इमेज बनती हुई दिखेगी। तो ध्यान से देखिए, इमेज फॉर्म हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें कि इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की साइज क्या है, इमेज का नेचर क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखते हैं वो होता है पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? तो ध्यान से देखिए, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट सी पर रखा था, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म हो रही है? सी, यानी एट सी, और सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं नेचर कैसा होगा। तो अभी हमने आपको नेचर के बारे में बताया था कि अगर जिस डायरेक्शन से लाइट की रे हो जा रही होंगी, अगर उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हो रही है, तो जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। तीसरा जो पॉइंट है, अगर साइज की बात करें तो आपको दोनों का साइज इक्वल दिख रहा होगा, तो सेम साइज होगा, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही किसका साइज होगा? इमेज का। याद करिए, प्लेन मिरर में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि जितना हमारा साइज होता है, हम जितनी हाइट के होते हैं, उतनी ही हाइट की इमेज भी हमारे प्लेन मिरर के अंदर बनती हुई दिखती है। तो ये तीसरा देखा। सबसे पहला हम लोगों ने कहाँ देखा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को हम लोग पास ला रहे हैं। पहले इन्फिनिटी यानी बहुत दूर पर रखा हुआ था, कोई पॉइंट है पर बताया नहीं गया है, वो इन्फिनिटी कंसीडर कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद सी के पीछे रखा है, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है, यानी बियॉन्ड सी, सी के पीछे रख दिया। तीसरा सी पर रख दिया है, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो चौथा आएगा वो सी और एफ के बिटवीन में आएगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मिरर के पास जाएंगे, फिर हम लोग रखेंगे एफ पर, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो जाएंगे फोकस और पोल के बीच में। तो अगला हम लोग चौथा देखने वाले हैं, when the object is in between the center of curvature and the principle of focus। अगला इमेज फॉर्मेशन का रूल और प्लेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे रूल नंबर 4 कहा गया, जिसमें बताया गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा होगा? बिटवीन रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा? ए बी से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे जाएगी, वो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर जाती है बेटा। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। दूसरी जो लाइट की रे भेजी वो हम लोगों ने फोकस से भेजी, और फोकस से होकर जाने वाली जो लाइट की रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कहाँ पे टकरा कर निकलती है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो ये जो पहली लाइट की रे भेजी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, जो कि स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर गई, और दूसरी लाइट की रे हमने फोकस से भेजी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई।
दोनों आपको यहाँ पर मीट होती दिख रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है जहाँ पर दो लाइट की रे मीट करती हैं वहीं पर हम लोगों को इमेज फॉर्म होती दिखती है। तो सबसे पहले तीन चीजें आपको याद रखनी है। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज थ्री थिंग्स अबाउट रिलेटेड टू द इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट इज नोन एज पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पर फॉर्म होगी? तो जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब होता है बिहाइंड, मतलब पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज फॉर्म होगी। दूसरा हम लोग देखते थे नेचर। नेचर, और आपको पता है जिस डायरेक्शन से लाइट की रे आ रही है अगर उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा अगर हम बात करें साइज की, तो जो साइज है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा इमेज का, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। या इसे बेटा दूसरा मैग्नीफाइड भी कहते हैं। मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा अगर इमेज का साइज हो जाएगा तो उसे मैग्नीफाइड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? दूसरा इसको क्या कह सकते हैं? मैग्नीफाइड भी कहेंगे। तो बेटा जो चौथा हम लोगों ने देखा कि चौथे पॉइंट में हम लोगों ने इमेज को सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एफ के बिटवीन में रखा, तो जो इमेज फॉर्म हुई वो बियॉन्ड सी हुई। अगर नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज जैसा आपको दिख रहा होगा जिसे ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? मैग्नीफाइड। ये था बेटा चौथा पॉइंट। अगला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर होगा तब हम लोग देखने वाले हैं कि जो इमेज है वो किस टाइप की बनेगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस यानी एफ पर रख दिया। तो सबसे पहली जो लाइट की रे हम लोगों ने भेजी, तो जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जो लाइट की रे होती है वो स्ट्राइक के बाद फोकस से होकर पास होती है। तो हमने यहाँ पर जो लाइन पास कराई वो फोकस से हो गई। दूसरी जो हम लोगों ने लाइट की रे पास कराई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई है, और आपको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट की रे पास होती है वो उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको ये दोनों लाइट की रे पैरेलल दिख रही होंगी, और आपको पता है जो पैरेलल लाइंस हैं, वो जो पैरेलल लाइंस हैं वो कहाँ मीट करती हैं? वो इन्फिनिटी पर मीट करती हैं। तो इसी से हम लोग तीनों पॉइंट को अभी डिनोट करेंगे। पहला पॉइंट पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां पर बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कहां फॉर्म होगी? तो एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर इमेज फॉर्म होगी। दूसरा नेचर कैसा होगा? तो जिस डायरेक्शन में लाइट की रे आ रही उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म होगी, तो होगी बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड वन इज साइज। क्या होगा बेटा? तो या तो आप इसे ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, या फिर इसे हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली का मतलब बहुत बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट से जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने उससे बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। ये दोनों पैरेलल लाइन है। ऐसा मैथ कहती है कि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इन्फिनिटी पर मीट करती हैं, और हम लोगों ने कहीं कहीं पढ़ भी रखा है कि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कहीं पर मीट नहीं करती हैं। इससे रिलेटेड एक पिक्चर में बहुत छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। आप उस पिक्चर को जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में नॉलेज क्या होती है। उन्होंने इस सारी चीजों को डिस्क्राइब करा है कि इन्फिनिटी क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसे कि भविष्य में पता लगाया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने पांचवा देखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस। तो जो पोजीशन होगी इमेज की वो एट इंफिनिटी यानी इंफिनिटी पर बनेगी। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड, यानी जिसका जो साइज होगा बहुत बड़ा होगा। तो अगला और लास्ट हम लोग देखने वाले हैं जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल, पोल आप लोग जानते हैं, और दूसरा है फोकस के इन बिटवीन रख दिया जाए। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पे रखेंगे तो सबसे पहला जो लाइट की रे है वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई और स्ट्राइक करने के बाद कहां से होकर गई? फोकस से होकर गई। दूसरी जो हम लोग लाइट की रे भेजेंगे वो लाइट की रे भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट की रे है
वो इसी डायरेक्शन में रिवर्स बैक हो जाएगी। और ध्यान से अगर आप देखेंगे कि जो लाइट की रे आपको दिख रही है, ध्यान से देखिए आप लोग, ये लाइट की रे में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे मिरर से दूर जाएंगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो और भी बढ़ती चली जाएगी। जब लाइट की रे की डिस्टेंस इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो क्या ये कभी मीट कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं। ये जो लाइट की रे है ये मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में मीट करेंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जब मीट करेंगी तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर ये लाइट की रे मीट करेंगी। ये इमेज प्लेस का ओनली वन ऐसा प्रूवमेंट है जहां पर जो इमेज है वो आपको रियल और इन्वर्टेड नहीं मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। तो चलिए देखते हैं तीनों कंडीशंस। पहली कंडीशंस हम लोग देखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज यानी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है? तो ये मिरर है और मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है, तो लिखेंगे बिहाइंड मिरर। बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि ये जो नेचर है इसका कैसा है। तो नेचर की अगर बात करें, नेचर तो हमने आपको बताया था जिस डायरेक्शन से रेज आ रही हैं अगर उसी डायरेक्शन में उसी साइड अगर इमेज फॉर्म होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो उस डायरेक्शन में फॉर्म नहीं हो रही, जस्ट अपोजिट हो रही है। तो मिरर के इस डायरेक्शन में जितनी भी इमेज बनेगी वो होंगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जैसा कि इमेज में हम लोगों ने पढ़ रखा होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब ध्यान से जाकर उस वीडियो को जरूर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और तीसरा अगर साइज की बात करें तो लिख देंगे ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ग्रेटर ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट हमने छोटा कंसीडर करा है और जो इमेज मिल रही है वो हमको बड़ी मिल रही है। तो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़ा। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इमेज को फॉर्म कराया इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी कराया, बियॉन्ड सी के बाद सी पर कराया, सी के बाद सी और एफ के बिटवीन में कराया, फिर एफ पर कराया, और फिर हम लोगों ने देखा कि जो इमेज है उसको हम लोगों ने जो फॉर्म कराने के लिए ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के इन बिटवीन रखा। तो ये 6 प्रिंसिपल्स थे जो खत्म हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? व्हीकल्स की हेडलाइट में, यानी जो गाड़ियां हैं वाहन हैं उनकी हेडलाइट्स में। दूसरा सेविंग मिरर्स, दाढ़ी बनाने वाले मिरर्स के रूप में। तीसरा सोलर यानी सौर ऊर्जा, सौर विकिरण को कलेक्ट करने में। चौथा सर्च लाइट्स में। पांचवा बेटा टॉर्च में, फ्लैश लाइट्स में। जो डेंटल्स हैं यानी डॉक्टर जो है दांत के डॉक्टर हैं वो भी इस मिरर का ही यूज करते हैं। फिर माइक्रोस्कोप में, फिर टेलीस्कोप में, और फिर मेकअप मिरर्स में। जो ब्यूटी पार्लर में लगे होते हैं मिरर्स वो मेकअप मिरर हैं, प्लेन मिरर भी हुआ करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये थे बेटा हम लोग के यूजेस कॉनकेव मिरर। अब हम लोग साइन कन्वेंशंस पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर से रिलेटेड। इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपको ये समझ में आएंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। और सीबीएसई का पैटर्न इस साल फिर से चेंज हुआ है, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके वेटेज और घटाया बढ़ाया गया है। 40-40 और 20 का रेशियो रखा गया है, जहां पर केस बेस्ड स्टडीज में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो साइंस को कब किस साइन को कहां पर यूज करेंगे? तो सबसे पहला है ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हैं आर नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल जानते हैं बेटा, जैसा कि आपको ये मिरर दिख रहा है, इस मिरर की अगर इस एक्सेस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सेस है। तो प्रिंसिपल एक्सेस आपको दिख गई होगी और ये पोल है। पोल के लेफ्ट साइड, ये मेरा लेफ्ट है बेटा, पोल के लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी किसमें आएंगी बेटा? निगेटिव आएंगी। और कैसी? हॉरिजॉन्टल। ये जो लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल, अगर इसी लाइन को हम ऐसे कर दें तो ये वर्टिकल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा? वर्टिकल। मेजर्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगला है ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और पॉजिटिव इफ मेजर्ड बिहाइंड द मिरर। यानी मिरर के पीछे से, मिरर के पीछे से, यहां से बिहाइंड द मिरर से अगर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो सारी डिस्टेंस कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। इनको याद करने का सिंपल तरीका, आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़ रखे होंगे 9th 10th में, तो जहां पर आप मिरर रखें वहीं कोऑर्डिनेट बना दें। ध्यान से देखिए,
इधर वाले जो होती है पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती है और इधर वाली कैसी होती है, नेगेटिव। ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सेस होती है और नेगेटिव नीचे वाली नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखिए, मिरर आपने रख दिया है, मिरर के इस साइड की जितनी भी चीजें मेजर करी जाएंगी वो किस साइन के साथ, पॉजिटिव, और इधर वाली कैसी होंगी, नेगेटिव। और वो भी कैसी, ये कैसे लिखी दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल, मतलब लेटी हुई, ये वाली, ये वाली। अगला लिखा है ऑल डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सेस आर पॉजिटिव मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सेस। यानी कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जितनी भी साइंस होंगे वो सारे साइंस पॉजिटिव साइन के साथ इंडिकेट किए जाएंगे। जैसा आपको पता है वाई एक्सेस में ऊपर जाने पर जो साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। और अगर हम डाउनवर्ड की बात करें, डाउनवर्ड की बात करें तो वहां पर सारे साइन कैसे होंगे, निगेटिव, जैसा आपको निगेटिव दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने 4 चीजें सीखी। सबसे पहला हम लोगों ने साइन कन्वेंशन सीखा कि कॉनकेव मिरर में कैसे साइंस को इंडिकेट किया जाएगा। ये 4 प्रिंसिपल्स थे, इन 4 प्रिंसिपल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपको पोल दिख रहा होगा बेटा, ये पोल दिख रहा है जिसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर आप तुरंत, जैसे ही आपको कभी कोई डाउट हो, आप तुरंत कोऑर्डिनेट बना दीजिएगा। तो ये एक्स एक्सेस है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती है इधर वाली, और इधर वाली निगेटिव एक्स एक्सेस होती है। एक्स एक्सेस तो होती है पर निगेटिव। तो मिरर के इस साइड के जितनी भी डिस्टेंसेज हैं, ये सारी डिस्टेंसेज और कैसी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर की जाएंगी, इधर वाली निगेटिव के साथ और इधर वाली पॉजिटिव के साथ। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सेस होता है तो लिखा तो है, हाइट अपवर्ड ऊपर जाएगी तो कैसी होगी, पॉजिटिव, और जो हाइट डाउनवर्ड जाएगी तो कैसी होगी, निगेटिव। क्योंकि बेटा आपको पता है कि कोऑर्डिनेट में ये जो वाला जो एक्सेस होता है ये वाई एक्सेस का होता है, और वो भी किस साइन के साथ इंडिकेट किया जाता है, निगेटिव के साथ। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, मुझे उम्मीद है बहुत आसान भाषा में समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये f क्या है, f का मतलब होता है फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या है, तो पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज u और u ऑलवेज नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर में पढ़ रहे हैं। कॉनकेव मिरर का जो आउटर पार्ट है वो पॉलिश्ड होता है। ये आपको पोल दिख रहा होगा, ये आपको फोकस दिख रहा है, और ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा, जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा वो इस डायरेक्शन में किया जाएगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, और आपको पता है अभी हमने कोऑर्डिनेट से आपको बताया था, कोऑर्डिनेट से आप याद रखिएगा। पोल से ऑब्जेक्ट की बीच की जो डिस्टेंस है वो u होती है, जैसा कि आपको लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, u कहते हैं। और u ऑलवेज निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये मिरर के इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, और इस डायरेक्शन में कैसा, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, यहाँ पर रखा जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर की जाएगी पोल से। एक पॉइंट और याद रखेंगे, जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी सारी पोल से मेजर करी जाएंगी। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। तो ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है पोल और ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस जो होगी उसे u कहेंगे, और u हमेशा कैसा होगा, निगेटिव। अगला है बेटा द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, उसे क्या कहते हैं बेटा, v कहते हैं। जैसा कि आपको पता है ये आपको मिरर दिख रहा है, और मिरर में भी बेटा कौन सा है, कॉनकेव मिरर है ये आपका। और ये जो पॉइंट है इसे पोल कहेंगे, और बेटा इस पॉइंट को फोकस कहेंगे, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यानी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर क्या कहेंगे, v कहेंगे। यानी जहां पर इमेज फॉर्म हो रही होगी, इमेज फॉर्म होने वाली पोजीशन से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा उसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैपिटल V या स्मॉल v जो आपको ठीक लगे उससे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेटा पॉजिटिव होती है और साथ ही साथ निगेटिव भी होती है, ये दोनों हो सकती हैं। आपने जैसा लास्ट केस में पढ़ा था, अगर जो इमेज है वो बेटा अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इनवर्टेड है, तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो आपको पता है ये रियल एंड इन्वर्टेड सारी जो इमेज बनती हैं वो मिरर के इस डायरेक्शन में बनती हैं, और इस डायरेक्शन में जो v की वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा, निगेटिव हो जाएगी। अगर जो इमेज फॉर्म हुई है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है बेटा, कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आपको पता है जो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है
वो मिरर के इस डायरेक्शन में फॉर्म होती है और इस डायरेक्शन की जो सारी वैल्यूज हैं वो प्लस की होती हैं, तब यहाँ पर v की वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। अगला है जो फोकल लेंथ होती है बेटा कॉनकेव मिरर में, वो हमेशा निगेटिव होगी, ऑलवेज निगेटिव। निगेटिव क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है और पोल के इस डायरेक्शन में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी निगेटिव आएंगी। इस वजह से यहाँ फोकल लेंथ भी कैसी होती है बेटा, निगेटिव होती है। चलिए आगे देखते हैं मैग्निफिकेशन। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ का मतलब फोकल लेंथ, यू का मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यू होगी। अब इमेज जो फॉर्म होगी वो पोल से इमेज की बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वी होगी। क्या होगी बेटा, वी। अगला देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ द इमेज ऑब्लिक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। लिखा है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को h डैश से रिप्रेजेंट किया है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या किया है बेटा, h से। द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉनकेव मिरर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। अब याद रखेंगे अगर इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये अगर आप याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है तो जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव। इसको बहुत आसान भाषा में आप रट लेंगे, अभी इसको हम बता भी देंगे कि कैसे ये आया है। अगला देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस u एंड v। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज ना दिया हो, डिस्टेंस दी हो इमेज और हाइट की पोल से, तब उसका भी इसी से रिलेटेड फॉर्मूला बनता है m मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको पता है इमेज जो फॉर्म होती है उसे v से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। और ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है कॉनकेव मिरर में, निगेटिव। तो ये निगेटिव साइन हमेशा डिनोट कर दिया गया और v क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला निकल आया। पहला हम लोगों ने देखा था h डैश अपॉन h, यानी इमेज की जो हाइट है और डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट है। दूसरा हम लोगों ने इन टर्म ऑफ देखा डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, जिसे हम लोगों ने माइनस के v अपॉन यू से रिप्रेजेंट करा मैग्निफिकेशन। अगला है अगर बेटा मैग्निफिकेशन 1 आ जाए, अब 1 तभी आएगा। अच्छा कैसे आएगा 1, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। फॉर एग्जाम्पल ये h डैश का मतलब हमको पता है ना, h डैश का मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज। इसको हमने माना 10 सेंटीमीटर की बनी और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, 10 था। तब कितना आया, 1 मैग्निफिकेशन आया। तो 1 तब आया बेटा जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दोनों इक्वल हैं। तो वही तो लिखा है m इज इक्वल टू 1 जब h डैश यानी हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज का जो साइज है वो सेम होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, तब जो हमारा मैग्निफिकेशन है कितना आएगा, 1। अब मैग्निफिकेशन 1 से कम कब आएगा, यानी लेस देन 1 कब आएगा, ध्यान से समझिए। लेस देन 1 तब आएगा जब ऊपर की डिजिट छोटी हो जाए और नीचे की डिजिट क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। और नीचे है क्या, जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा हो और हाइट ऑफ द इमेज क्या हो, कम। तभी तो ध्यान से देखिए, आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा जो कि 1 से लेस देन है, यानी 1 से छोटा है। तो ये कब होगा, इमेज इज स्मॉलर। इमेज क्या है बेटा, स्मॉलर बन रही है, ध्यान से देखिए। और ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा हुआ है। यानी ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का तो इमेज कितने की बन रही है, 3 सेंटीमीटर की। तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, अब 1 से बड़ा तब होगा जब यहाँ पर ये 30 हो जाए, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, क्या बोला बेटा हमने, हाइट ऑफ द इमेज 10 है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 है और हाइट ऑफ द इमेज कितना है, 30 है। यानी नीचे वाला छोटा हो जाए, तो लिखा वही है इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो लार्जर हो जाएगी देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी। तो ये था मैग्निफिकेशन। ये कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया है।
अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कुछ इसी प्रकार से सीरीज की कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।